अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से इससे कबल हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस कर रहे थे और मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने जाना कि आया किस तरह से हम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके एग्जैक्ट मैसेज मेजर करते हैं और इसके साथ साथ उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करने के लिए क्या तरीक़ाकार है। ताहम हमने ये देखा कि एक एलिमेंट उसके आइसोटोप्स, जिस तरह के ये हमारे पास नियॉन के लिए ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। अब नियॉन के लिए एक आइसोटोप का मास है 20, सेकंड का है 21 और थर्ड का है 22। तो अब जानना ये है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम एक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दे रहे हैं तो एटॉमिक मास कौन सा लिखें, कौन से आइसोटोप वाला मास वहाँ पर उसका इंदराज किया जाए। तो ज़रूरत पेश आई कि इन सब का एवरेज ले लिया जाए। तो अब एवरेज एटॉमिक मास आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एवरेज एटॉमिक मासेस। तो ये मास, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे हम, द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। डेफिनेशन को दोबारा सुन लीजिएगा। मास ऑफ एन एलिमेंट which is obtained from isotopic mass and relative abundance of isotopes is called average atomic mass। अब average atomic mass की definition तो हो चुकी। definition के बाद हम जानना चाहेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखें, एक एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने मौजूद है और फार्मूला भी उसी से आप जो है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि हमें एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है, सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 10 20 10 इसका एटॉमिक नंबर है, 20 एटॉमिक मास है। इसी तरह से एक एलिमेंट, एक आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 21 है। अब इन सब के एटॉमिक नंबर तो 10 ही रहेंगे, एटॉमिक मासेस 20 21 एंड 22 हैं। और उनकी जो परसेंटेज है रिलेटिव अबंडेंस जो हमने मालूम की, जाहिर बात है वो तो प्रैक्टिकली मालूम की है हमने, वो है 90.92%, 0.26% एंड 8.82% रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब से। यानी जैसा कि नियॉन 20 है जो उसकी परसेंटेज 90.92 है, 21 की 0.26 है और 22 के लिए 8.82% है। अब हमें इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए फार्मूला ये है कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट का आइसोटोप का एटॉमिक मास लिखें, उसको मल्टीप्लाई कर लें उसके रिलेटिव अबंडेंस से, एक बात हो गई। प्लस सेकंड आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी की रिलेटिव अबंडेंस से, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें। प्लस थर्ड आइसोटोप जो है उसका मास मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज। इस तरह से जितने भी आइसोटोप होंगे उनके एटॉमिक मासेस को उनके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और आप उनको आपस में उनका सम ले लें और डिवाइड कर दें 100 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइड बाई 100। अगर आगे भी होंगे, जितने आइसोटोप होंगे उसी के हिसाब से हम उसको आगे प्लस करते चले जाएंगे। तो अब जैसे नियॉन के लिए हमने कैलकुलेशन की, तो देखिए नियॉन के लिए 20 है, एक का एटॉमिक मास, एक का 21 है और एक का 23 है, 20 21 एंड 22। तो अब ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास मास आया 20.18। तो पीरियोडिक टेबल में आपको जो मास लिखा नजर आएगा वो यही होगा 20.18, यानी उसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन इसकी क्या थी कि ऐसा मास जो एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं आइसोटोपिक मासेस और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के जरिए से। फिर एक बात जो यहाँ पर जानना आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि इंडिविजुअल नियॉन, यानी अगर हम तीनों आइसोटोप को देखें तो उनमें से किसी एक का भी जो मास है वो 20.18 AMU नहीं है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हमने कार्बन के साथ जो है ना वो रिलेट करके निकाला था, एटॉमिक मास यूनिट इसको जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल तो 20.18 इसका एटॉमिक मास है, यानी वो हमने एवरेज एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया है। मगर ये जान लीजिए कि अगर हम आइसोटोपिक मासेस को देखें तो उनमें से किसी का मास भी 20.18 AMU नहीं है। तो
तो बहरहाल ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। अब क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझना है। अब हम एक एलिमेंट, एक कंपाउंड के हवाले से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। यानी हमें एक कंपाउंड अगर दिया जाता है, हमें उसके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई, यानी हमें उसको ख़ुद को एनालाइज़ करना है, ख़ुद से एनालाइज़ करके उसके बारे में बताना है कि ये कंपाउंड, इसका फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस बारे में हमें आगाही फराहम करनी है। ताहम इस मकसद के हसूल की खातिर हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुराद है कि अगर हमें एक सैम्पल कंपाउंड दिया जाए तो हम जान लें उसके बारे में, यानी प्रैक्टिकली उसको मालूम करें कि वो किन किन एलिमेंट्स पर, किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, यानी उसकी कंपोजिशन के बारे में जानें कि आया वो कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। ठीक है, तो हम देखें ना, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, वी शुड बी इंटरेस्टेड टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी हमें उसकी परसेंटेज मालूम करना होगी। फॉर दिस पर्पज ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड, यानी एलिमेंट्स जो एक कंपाउंड में मौजूद हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो इस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर हम उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से गुजारते हैं, जिसमें हम उस एलिमेंट के जो मतलब उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज मालूम करते हैं। और इस मकसद के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, उसके लिए हम मैस ऑफ एलिमेंट कंपाउंड में प्रैक्टिकली मालूम करते हैं। वो आगे हम आपको एक तरीक़ाकार बताएंगे उसके लिए कैसे मालूम किया जाता है। बहरहाल फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है एक एलिमेंट के एक कंपाउंड में, तो उस एलिमेंट का मैस उस कंपाउंड के अंदर कितना है, और उस कंपाउंड के टोटल मैस से उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज़ अ कंपाउंड इन अ कंपाउंड इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कि टोटल अगर 100 ग्राम होता हमारा कंपाउंड, तो उसमें से एलिमेंट का मैस कितना है, तो ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के ज़रिए से हमें पता चल जाता है। बहरहाल एक एग्जाम्पल भी आपके सामने वाज़ेह कही गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिएगा, उन्होंने हमें एक कंपाउंड का मैस दिया है 8.657 ग्राम। ये कंपाउंड का मैस है। इसको अगर हम डीकम्पोज करें, यानी उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो हमें पता ये चलता है कि उसमें 5.217 ग्राम कार्बन है, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ताहम अगर हम उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहें तो देखें मैसेज भी मालूम है और कंपाउंड का मैस भी मालूम है। तो देखें, सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन के मैस को ये वाला दिया गया है, कंपाउंड के मैस से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कार्बन की परसेंटेज आ गई है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन के मैस को डिवाइड किया मैस ऑफ कंपाउंड से और ये 11.11 आ गई है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को में 2.478 ग्राम, यानी जो कि मैस था किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, उसको हमने डिवाइड किया मैस ऑफ कंपाउंड के साथ 8.657 ग्राम। इस तरह से ये मैस है, परसेंटेज है 28.62 ग्राम, सॉरी परसेंटेज है 28.62%। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से क्या मुराद लेते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला अ केमिकल फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है कि सिंपलेस्ट फार्मूला, ये सबसे सादा तरीन फार्मूला है। क्या करता है ये, गिव द स्मॉल होल नंबर रेशो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो यानी सबसे कम अददी वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये जो कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद है ना, उनकी रेशो, स्मॉलेस्ट रेशो हमें प्रोवाइड करने वाला जो फार्मूला है वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को जानने से पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला को समझना ज़रूरी होता है। यानी सबसे पहले तो हम परसेंटेजेस जो मालूम कर चुके हैं ना पहले, वो हमें प्रैक्टिकली मालूम करना पड़ेगी
ठीक है। तो बहरहाल वो तरीक़ाकार क्या है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, वो हम देख लेते हैं। उम्मीद है आपको एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। तो डेफिनेशन के बाद एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंपलेस्ट फार्मूला है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर रेशो प्रोवाइड करता है बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखें AX BY इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला को बयान करने के लिए आपने इसको यानी कि एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया जनरल फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है। एक्स इसमें क्या है, एटम ऑफ एन एलिमेंट ए, और वाई जो है वो एटम ऑफ एन एलिमेंट सी, यानी एक्स और वाई का मतलब भी हमें पता चल गया। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें अगर ग्लूकोज का जानना हो तो उससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पहले ही मालूम है, आजकल तो मालूम है ना, पहले ही मालूम नहीं था तो जब जारी बात है उसको कैलकुलेट किया हो गया होगा। तो बताया गया है कि ग्लूकोज जिसको हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, आप इसके बारे में जान लीजिए कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। बेंजीन के लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH, जो C6H6 है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाहते हैं तो आया हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो जो स्टेप्स फॉलो करना है वो हमारे पास ये दिए गए हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है। जैसे अभी फर्स्ट स्टेप जो अभी हम एग्जांपल एक करके आए हैं, जिसमें हमने मैस ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया मैस ऑफ कंपाउंड के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली पहले मैस ऑफ एलिमेंट मालूम करेंगे, फिर उसको मैस ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेजेस आ जाएंगी। तो एक एग्जांपल भी साथ साथ हम यहाँ पे ना सॉल्व करके आएंगे ताकि आपको मालूम हो जाए कि आया किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन सी इसे हम कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। अब उन्होंने परसेंटेज, जारी बात है वो तो प्रैक्टिकली मालूम करना होती है, तो वो ऑलरेडी उसकी वैल्यूज दी हैं। जैसे कि 40.92%, वो कैसे निकाले, मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये इस तरीक़ाकार से कैलकुलेट करके आपको दी गई है। तो वो क्या परसेंटेज है, 40.92% कार्बन, 4.58% ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करना है। ये एम्पिरिकल फार्मूला को जानने के लिए पहला स्टेप है। ठीक है जी, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, मगर उसको जानने से पहले देख लीजिए कि इस परसेंटेज से क्या मुराद है। कि अगर हमारा मैस टोटल 100 ग्राम होता कंपाउंड का, तो उसमें से परसेंटेज बताई थी ना हमने, 40.92 ग्राम कार्बन मौजूद है। सारी बात है, परसेंटेज कंपोजिशन बताती है कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में से एलिमेंट का मैस कितना है। तो अगर हम 40.92% कार्बन ले रहे हैं, इससे मुराद है कि 100 ग्राम में से अगर 100 ग्राम कंपाउंड होता तो 40.92% उसमें कार्बन है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वी बिलीव दैट 100 ग्राम ऑफ ascorbic acid देयर आर 40.92 ग्राम ऑफ कार्बन, 4.58 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलें, हमने परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ली, पता चल गया कि ये बेसिकली 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में उस एलिमेंट के मैस को बयान करने की कोशिश की गई है। जरा सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब हमें ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं एक एलिमेंट के। अब ग्राम एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास के साथ। यानी यहाँ पर हमें ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं, जिन्हें नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई एटॉमिक मास, ये इसका फार्मूला होगा। ये देखिए वैल्यू लिखी गई है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इस मकसद के लिए क्या करेंगे, डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट, यानी परसेंटेज के ज़रिए से जो निकला है, बाई इट्स एटॉमिक मास। तो हम फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं,
ग्राम एटम, ठीक है, या मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको भी एग्जांपल के ज़रिए से वाज़ेह करें। यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से जो बात कर रहे थे ना, उसमें 4.58 ग्राम जो है वो मौजूद था हमारे पास। हाइड्रोजन ऑक्सीजन था 54.5 यानी कि परसेंट, और कार्बन मौजूद था 40.92%। तो हम अगर उनके ग्राम एटम निकालना चाहते हैं तो उनकी परसेंटेज को ग्राम में लिखकर डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। जैसा कि हाइड्रोजन के लिए ग्राम एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज को मास की सूरत में लिखा 4.58 ग्राम, और डिवाइड किया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से जो कि 1008 ग्राम है, तो 1008 ग्राम पर मोल, तो ये वैल्यू आएगी 4.54 ग्राम एटम। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 54.5 ग्राम, तो और 16 जो है वो ऑक्सीजन का मास है, तो जब इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई हमारे पास 3.406 ग्राम एटम। ऐसे ही थर्ड नंबर पे ग्राम एटम ऑफ कार्बन को कैलकुलेट किया, तो मास ऑफ कार्बन को जो कि परसेंटेज से कैलकुलेट किया गया, तो उसको डिवाइड किया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 है, तो 3.41 ग्राम एटम आ गए। तो अब ये याद रखना है आपने कि 4.54 ग्राम एटम है हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन के हैं, और ये कार्बन के हैं। तो हमने कैसे मालूम किए, मास जो कि परसेंटेज से कैलकुलेट किया गया था उसको डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, इससे हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाती है, ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं या नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमें मालूम करना है एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट या एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो अभी हमने ग्राम एटम कैलकुलेट किए हैं उसको डिवाइड करना है किसके साथ, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यूज भी अभी देख लेते हैं। देखिएगा, अभी हमने ये ग्राम एटम कैलकुलेट किए ना, इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे मुश्तमिल ज़ाहिर बात है था कंपाउंड, तो अब इनमें 3.41 ये कार्बन की मतलब ग्राम एटम्स की वैल्यू थी, ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आई, और ये ऑक्सीजन के लिए। अब इन सब में से 3.41 में से 4.54 में से 3.406 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ज़ाहिर बात है 3.406। तो हमने जो ग्राम एटम की वैल्यूज़ हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, उनको तीनों को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम से डिवाइड किया। तो देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू ये वाली थी, सबके साथ डिवाइड किया, तो जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे जब डिवाइड किया तो 1.33:1, ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर तो एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर यानी मुकम्मल अदद है 1 2 3 4 5 यानी वो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, तब तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अदरवाइज़ हम उसको ऐसे वर्ड से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो मुकम्मल अदद में कन्वर्ट हो जाए, यानी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं वो कैसे किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक होल नंबर नहीं है, ये 1.33, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। हमें इन सब को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 ही आएगा सारा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2.66 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 से ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 3.99, तो 4 कंसिडर कर सकते हैं उसको, और 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 343। तो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए जो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला वो है C3, ये देखिए कार्बन की रेशो 3 थी, हाइड्रोजन की रेशो 4 थी, ऑक्सीजन की रेशो 3 थी, तो ये है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।